लेवल अप की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हूँ। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। एक स्टोन मॉन्स्टर एक डंजन में से बाहर आ जाता है, जहाँ पर बहुत सारे हंटर्स उससे निपट रहे होते हैं, जिनमें 8 ई रैंक के हंटर्स होते हैं, जबकि एक ही डी रैंक का हंटर होता है और उनके पास 2 हीलर्स होते हैं, जिनमें से एक जूही होती है। जिनवू जूही की तरफ देखता है और कहता है, पूरा 1 हफ्ता हो चुका है हमें उस डंजन से बाहर निकले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक उस ड्रामा से बाहर निकली है, और ऐसा ही मेरे साथ भी है। लेकिन साथ ही जिनवू अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे अपने उस डर को पीछे छोड़ना होगा। जिनवू अपना स्टैंस लेते हुए कहता है, ये वाला बॉस अभी जिस डंजन में जिस बॉस से लड़कर आ रहा हूँ उससे 1 रैंक लोअर है, यानी उससे ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो कम से कम मैं इसके डिफेंसेस को वीक कर सकता हूँ। फिर जिनवू अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी टूटी हुई तलवार के टुकड़े को उस बड़े से पत्थर के बॉस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है। जिनवू की तलवार उड़ती हुई इस बॉस मॉन्स्टर की तरफ जा रही होती है। उसी वक्त उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए हंटर्स का सीन दिखाते हैं। वो हंटर्स कह रहे होते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब लोग यहीं पर मारे जाएंगे, अगर कोई हाई रैंक का हंटर यहाँ पर नहीं आया। जबकि डी रैंक वाला टैंक भी उसको भी ब्लॉक करके खड़ा होता है। जूही उसे पीछे से हील कर रही होती है और उसे कहती है, अब तुम क्या करना चाहते हो, हमारा हीलिंग मैजिक भी खत्म होने वाला है। और उसी वक्त जिनवू की तलवार आकर उसके मुंह पर लगती है, जिससे वो स्टोन मॉन्स्टर टूटना शुरू हो जाता है। वो सारे कहते हैं, हमें लगता है कि हमारा अटैक काम कर रहा है, बस हमें थोड़ा सा और जोर लगाना है और ये मॉन्स्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और देखते ही देखते वो पत्थर का मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो सारे हंटर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हमने इसको हरा दिया। डी रैंक वाला हंटर कहता है, थोड़ी देर पहले तो इस पर हमारा कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था, अभी अचानक इस पर हमारा अटैक काम कैसे कर गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे अटैक से इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मुझे लगता है अभी इस पर किसी और ने अटैक किया है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर गिर गया है। उसी वक्त उस मॉन्स्टर के टुकड़ों में उसे उस तलवार का टुकड़ा मिलता है जो कि जिनवू ने उसकी तरफ फेंकी थी। टैंक कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, एक ऐसा स्टोन मॉन्स्टर जिसे 10 हंटर्स मिलकर भी नहीं हरा सके, अचानक एक छोटी सी तलवार ने उसको हरा दिया, वो भी सिर्फ एक ही हिट में। आखिर इस तलवार को यहाँ पर किसने फेंका होगा। वो क्राउड की तरफ देखता है और सोल्जर से पूछता है, क्या तुमने देखा इस तलवार के टुकड़े को यहाँ पर किसने फेंका। वो सोल्जर टैंक से कहता है, अभी मेरे साथ एक हंटर था, ये टूटी हुई तलवार उसके पास थी, लेकिन जिनवू वहाँ से जा चुका होता है। सोल्जर टैंक से कहता है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक हंटर था, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है। टैंक सोचता है, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, क्या वो एक हाई रैंक का हंटर था जो छुपकर हमें देख रहा था। जबकि जिनवू ये सोच रहा होता है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मेरी सिर्फ एक ही हिट से एक बॉस मॉन्स्टर गिर जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो बहुत ज्यादा कमजोर था। और साथ ही जिनवू के स्टैट्स वाली विंडो दिखाते हैं, जिसमें उसका लेवल 18 हो चुका है और उसकी स्ट्रेंथ 48% पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल के रूम का होता है। जिनवू अपने हॉस्पिटल के रूम में वापस चला जाता है और वहाँ पर भी वो वर्कआउट कर रहा होता है, और अब उसके पास मसल्स भी हैं और 6 पैक्स भी हैं। वो चिन अप्स और पुशअप्स कर रहा होता है। एक नर्स जैसे कमरे में दाखिल होती है। जिनवू सामने पुशअप्स कर रहा होता है। वो शर्माते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं ऐसे ही कमरे में आ गई। जिनवू उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी शर्ट पहनना शुरू करता है, जबकि वो नर्स चुपके से उसकी तरफ देख रही होती है और कहती है, जब ये पेशेंट यहाँ पर आया था क्या इसकी बॉडी पहले भी ऐसी थी। नर्स जिनवू से कहती है, क्या आज तुम डिस्चार्ज होने वाले हो। जिनवू से कहता है, हाँ मैं आज ही डिस्चार्ज होने वाला हूँ। वो नर्स शर्माते हुए अपना मोबाइल जिनवू के सामने करती है और उसे कहती है, अगर तुम बुरा न मनाओ तो क्या मुझे अपना नंबर दे सकते हो। जिनवू भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो नर्स उसे कहती है, अगर तुम्हें इससे कोई मसला नहीं तो मुझे अपना नंबर दे दो। जिनवू ये सोच रहा होता है, शायद हॉस्पिटल के कोई टेस्ट रिजल्ट्स होंगे जो इन्होंने मुझे बाद में सेंड करने होंगे, चलो इसे नंबर दे देता हूँ। और फिर जिनवू उसके मोबाइल में उसे अपना नंबर दे देता है। नेक्स्ट सीन जिनवू के घर का होता है, जहाँ पर उसकी बहन कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही होती है। वो जैसे बाहर जाने लगती है, जिनवू भी अपने कमरे से सोता हुआ उठकर बाहर आ जाता है और जिना से कहता है, क्या तुम स्कूल जा रही हो। जिना उसे कहती है, हाँ मैं स्कूल जा रही हूँ, तो तुम भी उठ गए। जिनवू से कहता है, हाँ मैं तो सुबह से ही उठा हुआ हूँ, थोड़ी देर एक्सरसाइज कर रहा था। रास्ते में जाते हुए आती हुई कारों का ध्यान रखना, किसी गाड़ी के नीचे मत आ जाना। जिना भी उसकी बॉडी देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम एक्सरसाइज कर रही हो। जिनवू से कहता है, हाँ मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जिना उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, तुम्हारा तो साइज भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है, मुझे नहीं पता था कि लड़कों का कद 20 साल की उम्र के बाद भी बढ़ता है। जिनवू से कहता है, तुम ये किस तरह की अजीब सी बातें कर रही हो, अब बस करो, अब चुपचाप स्कूल जाओ और साथ में अम्ब्रेला लेती जाना। जिना उसे कहती है, लेकिन आज तो बारिश नहीं होने वाली और वैसे भी ये अम्ब्रेला बहुत ज्यादा भारी है। जिनवू उसके बैग में रखते हुए उसे कहता है, ये एक फोल्डिंग अम्ब्रेला है, इतना भी भारी नहीं, इसे अपने साथ ही रखो। वो अम्ब्रेला को उसके बैग में रख देता है और उसे बाय बोलते हुए स्कूल भेज देता है। फिर वो अपनी डेली क्वेस्ट की विंडो की तरफ देखता है तो उसकी डेली की क्वेस्ट में सिर्फ 10 किलोमीटर की दौड़ रह जाती है। जिनवू कहता है, इस रनिंग को मैं थोड़ी देर बाद पूरा कर लूंगा।
फिर जिन्हू अपने मसल्स की तरफ देखता है और कहता है मेरे मसल्स तो बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहे हैं, सिर्फ चंद हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब तो यही है कि जितना मैं अपने स्टैट्स को बढ़ाता जाता हूँ उस हिसाब से मेरी बॉडी भी चेंज होती है। फिलहाल मैंने अपनी स्ट्रेंथ को 48% पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के मसल्स चेंज हो रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने स्ट्रेंथ स्टैट में बहुत ज्यादा पॉइंट्स को ऐड कर दिया है। अगर मैं इसी तरह पॉइंट्स को ऐड करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस तरह का दिखने लग जाऊं। जिन्हू कहता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बैलेंस करना होगा। मेरे पास अभी भी 12 पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं बाकी के स्टैट्स में भी ऐड कर सकता हूँ। मुझे स्ट्रेंथ के साथ साथ बैलेंस और एजिलिटी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, इसके अलावा हेल्थ और एसेंस भी चाहिए। फिर वो अपने 12 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में बढ़ा देता है, जबकि अपनी एजिलिटी में 8 पॉइंट्स ऐड करता है और अपनी सेंस में 2 पॉइंट्स ऐड करता है। उसी वक्त जिन्हू के मोबाइल पर कॉल आती है। जिन्हू कहता है क्या ये मेरे गिल्ड की तरफ से है, लेकिन असल में वो कॉल उसके लैंडलॉर्ड की तरफ से होती है। वो कॉल को एक्सेप्ट करता है तो उसका मकान मालिक उसे कहता है तुम काफी दिनों से मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे। जिन्हू उसे कहता है मैं डंजन में जख्मी हो गया था, इसलिए 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में था। मकान मालिक उसे कहता है अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि तुम अक्सर जख्मी होकर ही आते हो, मुझे ये बताओ कि तुमने इस मंथ का रेंट पे करना है या नहीं, या फिर मैं उसे ड्यू में डाल दूं, तुम नेक्स्ट मंथ दोगे। जिन्हू से कहता है नहीं, मैं कुछ करता हूँ, कोशिश करूंगा कि इसी महीने आपको पैसे ट्रांसफर कर दूं। कॉल कट करने के बाद जिन्हू कहता है अगर मुझे वाकई में डबल वेकनिंग मिली है तो मैं पहले से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अगर मैं इसी तरह अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करता रहा तो बहुत ही जल्दी मैं एक टॉप रैंक हंटर बन जाऊंगा, क्योंकि हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारते हैं और पैसा कमाते हैं। जितना आपका रैंक हाई होगा उतना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस और पावर होगा और आप उतनी ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स को मार सकेंगे और उनके अंदर से उतनी ही ज्यादा पावरफुल मैजिकल कोर निकलेगी जो नॉर्मल से ज्यादा महंगी बिकती है और इससे आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एक हाई रैंक के मॉन्स्टर को हराने के लिए हमें एक हाई रैंक की डंजन में दाखिल होना होगा। इसीलिए लो रैंक की डंजन्स जैसे कि ई रैंक और डी रैंक की डंजन्स होती है, वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि टॉप रैंक के हंटर्स बहुत ज्यादा कम है लेकिन ई रैंक और डी रैंक के हंटर्स बहुत ज्यादा है। और हम जैसे ई रैंक के हंटर्स को तो कोई भी गिल्ड अपने गिल्ड में नहीं लेता, और अगर कोई अपने गिल्ड में ले भी लेता है तो उनके पास जॉब नहीं होती हमारे लाइक। लेकिन अब जबकि मुझे डबल वेकनिंग मिल गई है तो क्या दुनिया को मुझे बताना चाहिए कि मैं भी एक ई रैंक का हंटर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक स्ट्रॉन्ग हंटर हूँ। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया और मैं दूसरी हाई रैंक की डंजन्स में जाना शुरू कर देता हूँ तो बाकी सारे लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे पास डबल वेकनिंग है, और लोगों को तो इस तरह की बातें करने की आदत है, वो इस बात का पतंगड़ बना देंगे। हालांकि मैं ऐसा करने से अच्छे पैसे कमा सकता हूँ, बहुत ही जल्दी फेमस भी हो सकता हूँ, लेकिन कुछ बुरी नजरें मेरे पर हमेशा लगी रहेंगी। लोग मेरे बारे में कहेंगे कि एक ऐसा हंटर है जिसे एक्सपीरियंस मिलता है और उसके पास कुछ गेम वाला सिस्टम है जिससे वो मॉन्स्टर्स को मारकर लेवल अप हो सकता है। मैं ऐसा भी नहीं होने दे सकता, मुझे अपनी डबल वेकनिंग को छुपा कर रखना होगा। जिन्हू अपना मोबाइल निकालता है और कहता है मुझे पहले थोड़े से पैसे कमाने होंगे, क्यों ना मैं पहले जाकर किसी अटैक फोर्स को ज्वाइन कर लूं। वो ऑनलाइन अप्लाई करता है और एक अटैक फोर्स में सिलेक्ट हो जाता है। अगले दिन वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है। एक अटैक फोर्स में टोटल 10 हंटर्स होते हैं, जिनमें से 5 का डी रैंक होना लाजमी है। जिन्हू जैसे वहाँ पर पहुँचता है, उस अटैक टीम का लीडर जिसका नाम डॉन सुक होता है वो उसे वेलकम कहता है। जिन्हू से अपना नाम और अपना रैंक बताता है कि मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। वहीं पर 2 और भी हंटर खड़े होते हैं जो कि उसे देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बॉस हमें इसके बारे में पता है, ये तो बहुत ही फेमस हंटर है। दूसरा उसे कहता है मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था इसका। दूसरा उसे कहता है सबसे वीक हंटर, और फिर वह दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। बॉस उनसे कहता है बस भी करो, हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हमारी अटैक फोर्स के नंबर्स पूरे होने चाहिए। बॉस जिन्हू से कहता है जैसा कि मैंने तुम्हें फोन पर ही बता दिया था, ये एक सी रैंक की डंजन है और तुम एक ई रैंक के हंटर हो, इसलिए तुम्हें फाइट नहीं करनी, तुम्हें बस हमारा सामान उठाकर जाना है। हमारे पास अपने बंदे कम है, इसलिए तुम्हें ये फॉर्म फिल करना है, मैं इसके बदले तुम्हें 2 लाख युआन दूंगा। जिन्हू उन सब की तरफ देखता है और कहता है इनके पास 5 सी रैंक के हंटर्स हैं, जबकि 4 डी रैंक के हंटर्स हैं। साथ ही वह रूल के बारे में बताता है कि एक डंजन में अटैक फोर्स ले जाने का एक रूल है कि हमारे पास 10 लोग होने चाहिए, जिनमें से 5 कम से कम सी रैंक के होने चाहिए। उसी वक्त जिन्हू के पास एक डी रैंक का हंटर आता है और उससे कहता है मुझे लगता है कि हम दोनों ही यहाँ पर सबसे वीक हैं। वो उसे कहता है मेरा नाम जिन्हो है और मेरी उम्र 22 साल है, मैं एक डी रैंक का हंटर हूँ और मैं यहाँ पर डी रैंक्स में से सबसे कमजोर हंटर हूँ। लेकिन जिन्हो ने अपनी बॉडी पर बहुत ही महंगे इक्विपमेंट्स पहने होते हैं। जिन्हू से देखकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये किसी अमीर शख्स का बच्चा है। जिन्हू कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पर साइन कर देता है और बॉस से कहता है अब मुझे बताओ मुझे क्या करना है। बॉस उसे कहता है तुम्हें बस हमारा सामान उठाना है, इसमें हमारा खाना और बाकी की चीजें हैं, तुम इसे उठा लो। जिन्हू बॉस से कहता है क्या हम लोग अपने साथ हीलर नहीं लेकर जाएंगे। बॉस से कहता है नहीं, ये मेरी पर्सनल अटैक फोर्स है, इसलिए कोई भी हीलर हमारे साथ चलने को तैयार नहीं। वैसे भी हम लोग हमेशा ऐसे ही जाते हैं, अपने साथ हीलर नहीं लेकर जाते। जिन्हू उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से देखता है तो उसमें एक लाइन लिखी होती है कि अगर इस डंजन के अंदर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं इसकी जिम्मेदारी अपने बॉस पर नहीं डालूंगा। जिन्हू कहता है इनके पास तो कोई हीलर भी नहीं, इसलिए इस लाइन को मानना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी के हंटर्स बॉस से कहते हैं बॉस चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, वैसे भी हम सारे मॉन्स्टर्स को मार देने वाले
वाले हैं, इसलिए इन बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं। जिन्हो जिनवू से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिन्वू उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है। फिर जिन्वू उनके बैग्स उठा लेता है। फिर वह सारे लोग डंजन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। बॉस उनको बताते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया है, इसलिए यहाँ पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है। जिन्हो जिनवू से कहता है यहाँ पर जो बॉस था, जो काम करवा रहा था, उसने 9 करोड़ वोन लिए और यहाँ से चला गया, ओवरसीज चला गया है। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स और सारे फंडर्स जो कि इस बिल्डिंग को फंड कर रहे थे, वो सारे बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ चुके हैं। जिन्वू उससे कहता है लेकिन तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? जिन्वू फिर से जिन्वू से कहता है ये दोनों बैग्स तो बहुत ज्यादा भारी होंगे, क्या तुम्हें मदद चाहिए? जिन्वू से कहता है कोई बात नहीं, मैं उन्हें उठा लूंगा। जिन्हो जिन्वू से कहता है क्या तुम हमेशा इसी तरह चुप रहते हो? जिन्वू से कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम ही बस कुछ ज्यादा बोल रहे हो। जिन्हो हंसते हुए से कहता है क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? असल में लोग मुझे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, हंटर बनना मेरी एक हॉबी है। जिन्वू उसकी सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा पक रहा होता है। वो लोग डंजन के गेट के सामने पहुंच जाते हैं। बॉस उनसे कहते हैं हम लोग पहुंच गए। वो सारे कहते हैं इस डंजन का गेट तो नॉर्मल से बहुत ज्यादा बड़ा है। बॉस का साथी उसे कहता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये एक सी रैंक की डंजन है? बॉस उसे कहता है हाँ मुझे पक्का पता है, गिल्ड वालों ने कंफर्म करके बताया है कि ये एक सी रैंक की डंजन है, मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पर आते और जाते देखा है। जिन्हो डंजन के गेट को देखकर घबरा जाता है। जिन्वू से कहता है क्या तुम डंजन में पहली बार आए हो? जिन्वू से कहता है डंजन के गेट के साइज का बड़ा होना मैटर नहीं करता, गिल्ड वाले उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी पर डिसाइड करते हैं कि इस डंजन को कौन सा रैंक देना है। बी रैंक या उससे ऊपर की रैंक की डंजन्स को सिर्फ बड़े हंटर गिल्ड्स वाले ही सॉल्व करते हैं। लेकिन तुम्हें सही बात बताऊं तो मेरा भी ये पहली बार है, मैं अभी सी रैंक की डंजन में पहली बार जा रहा हूँ। बॉस उनसे कहते हैं चलो ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग भी मेरे पीछे आ जाओ। फिर वह सारे बॉस के पीछे उस डंजन के अंदर चले जाते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 7 का एंड होता है।